अच्छा, इस तरीके से एंड लाइव दिखाई देगा तो उसको एंड करना है, दो क्लिक। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? अटेंटिव मोड में है पढ़ने के ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन? गुड इवनिंग, ज्वाइन करिए फटाफट। यस, गुड इवनिंग। शुरू करें हम, क्लास शुरू करें या और 1 मिनट रुकें? गुड इवनिंग नेहा, गुड इवनिंग। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास, क्योंकि समय बहुत कीमती है आपका भी और मेरा भी। तो हम शुरू करते हैं। कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था, जनरल सिम्टम। देखो मैं कॉमनली बताती हूँ आपको, जो डॉक्टर हेनीमैन है उन्होंने सिम्टम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से सिम्टम थे? कॉमन सिम्टम नहीं, जनरल सिम्टम और अनकॉमन सिम्टम। क्या थे? जनरल सिम्टम और अनकॉमन सिम्टम। ये तो बताए थे हेनीमैन ने, 2 टाइप के सिम्टम। डॉक्टर कैंट ने सिम्टम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, कॉमन सिम्टम, जनरल सिम्टम्स और पर्टिकुलर सिम्टम्स। तो जो कॉमन सिम्टम है वो कॉमन सिम्टम और हेनीमैन के द्वारा बताए हुए जनरल सिम्टम दोनों सेम है। इसका मतलब ये होता है कि ये वो जनरल सिम्टम होते हैं विच हेल्प टू डायग्नोज द डिजीज। ठीक है। और अनकॉमन सिम्टम्स या कैंट के द्वारा दिए हुए जनरल सिम्टम्स, ये वो सिम्टम होते हैं जो कि किसी भी केस को इंडिविजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं और करेक्ट सिमिलिमम को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। तो ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना है कि कैंट के जो जनरल सिम्टम है वो इंपॉर्टेंट है और हेनीमैन के दिए हुए जनरल सिम्टम्स कॉमन सिम्टम्स को बताते हैं। ठीक है। तो हमने इसमें बताया था जनरल सिम्टम्स आर दो सिम्टम्स विच आर रेफर टू द पर्सन एज अ होल। तो ये डॉक्टर कैंट के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। जनरल सिम्टम्स वो होते हैं जो कि पेशेंट, मैं हिंदी में अगर हम बोले कि मैं बीमार हूँ, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं को जब साउंड करता हुआ कोई पेशेंट पर्सन सिम्टम बताता है तो वो होते हैं जनरल सिम्टम्स। ठीक है। और इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। तो जनरल सिम्टम्स वो जो कि पेशेंट को एज अ होल एक्सप्लेन करे। अच्छा, विच आर अनकॉमन इन नेचर, विच आर कॉमन इन नेचर। अब बताइए, जनरल सिम्टम्स है यानी कि जब पेशेंट अपनी फीलिंग बता रहा है अपनी लैंग्वेज में, तो हर एक सभी लोग तो एक जैसे नहीं बताएंगे, सब अलग 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 बताएंगे, तो ये कॉमन नहीं होंगे सिम्टम्स। तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। तो इसमें जो आंसर आएगा क्या होना चाहिए बताइए? या इस ये देख सकते हैं हम कि ये एज अ होल है, पर्सन को एज ए होल बता रहा है, अनकॉमन नेचर के होते हैं। लेकिन ये 2 तक तो सही थे, लेकिन तीसरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इसलिए हम इसका आंसर ए में देंगे, ना कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम क्या होते हैं? कल हमने क्लास में पढ़ा था कि कंप्लीट सिम्टम किसने दिए थे, कंप्लीट सिम्टम किसने दिए थे? बॉर्निंग हसन ने दिए थे। लोकेशन, सेंसेशन, कॉन्कॉमिटेंट एंड मोडालिटी। कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम वो होते हैं जो कि मेन सिम्टम्स के साथ में जब पेशेंट कुछ ऐसे अनकॉमन अनयूजुअल सिम्टम बताता है जिसका डिजीज के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये वो जो कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम होते हैं वो होम्योपैथी में इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडिविजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं और करेक्ट सिमिलिमम को सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स, तो देखो ये चीज आपको कंसेप्ट समझ में आती है कि कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स क्या होते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है। तो आप क्वेश्चंस को पढ़ो, कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स हैव नो वैल्यू फॉर द डिजीज डायग्नोसिस है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाँ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में कहीं पे भी कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम नहीं पढ़ेंगे, एलोपैथी में कहीं नहीं पढ़ेंगे। कंसेप्ट कॉन्कॉमिटेंट का होम्योपैथी में ही है। तो उनका जो वैल्यू है डिजीज को डायग्नोस करने में कहीं कोई हेल्प नहीं करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअलाइजिंग पेशेंट ऑब्वियसली ऑफ कोर्स।
कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम किसी भी केस को इंडिविजुअलाइज करने में हेल्प करता है। ये वो सिम्टम होते हैं जो मेन सिम्टम्स के साथ पेशेंट एक्सप्लेन करता है, बताता है, लेकिन अगर हम पैथोलॉजिकल या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स का मेन सिम्टम्स, मेन डिजीज सिम्टम्स से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसीलिए बोला गया है कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअलाइजिंग द पेशेंट। इंपॉर्टेंट फॉर होम्योपैथिक थेरापेटिक डायग्नोसिस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स के इंपॉर्टेंट क्यों है करेक्ट सिमिलिमम को सेलेक्ट करने में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक आपको यह समझा दिए गए हैं कि ये जो कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम होते हैं वो किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस में कभी भी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन पर्सन को इंडिविजुअलाइज करने में हेल्प करेंगे। इंडिविजुअलाइजेशन से हम करेक्ट सिमिलिमम निकालने में हेल्प करेंगे, और होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से थेरापेटिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, व्हाट इज कोजा ओकेशनलिस। हमेशा याद रखना, कोजा ओकेशनलिस का मतलब हमने कॉजेज ऑफ द डिजीज पढ़ा है, मेंटेनिंग कॉज, फंडामेंटल कॉज और एक्साइटिंग कॉज, लेकिन कोजा ओकेशनलिस में फंडामेंटल कॉज नहीं आएंगे, कोजा ओकेशनलिस में सिर्फ और सिर्फ एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज आते हैं। ठीक है, तो कोजा ओकेशनली, एक्साइटिंग कॉज एंड मेंटेनिंग कॉज, कौन सा एफोरिज्म बता रखा है? एफोरिज्म नंबर 7 उसके फुटनोट में बता रखा है, ये भी याद रखो, एफोरिज्म नंबर 7, ये देखो कोजा ओकेशनली एफोरिज्म नंबर 7 और इसका ये फुटनोट। ठीक है, अब तो कुछ कुछ एफोरिज्म मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होने लग गए होंगे कि एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज कौन से एफोरिज्म में आ रहे हैं, इडियोसिंक्रेसी कौन से एफोरिज्म में बताई थी, 116 एंड 117 कल मैंने बताया था आपको। सोरा को कहा कौन से एफोरिज्म में बताया है? 80th एफोरिज्म में बताया है। केस टेकिंग के कौन से एफोरिज्म आते हैं? सब रिकॉल हो रहा है आप लोगों को, याद आ रहा है सब कुछ? बार बार जब आप इस एफोरिज्म को रिपीट करेंगे, अपने मुंह से बोलेंगे, तो आपको ये सारे एफोरिज्म याद होने लग जाएंगे। इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, 26 नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर 26 एफोरिज्म। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव होम्योपैथिक केस टेकिंग? बताइए केस टेकिंग क्या होती है? क्या होती है केस टेकिंग? कौन से एफोरिज्म में बताया है केस टेकिंग? केस टेकिंग कल मैंने बताए थे, केस टेकिंग के जो एफोरिज्म होते हैं कहां से शुरू हो रहे हैं? एफोरिज्म नंबर 83 टू, यस वेरी गुड, 104। ठीक है, तो मेन एम क्या होता है केस टेकिंग? केस टेकिंग में हम क्या करते हैं, जो भी पेशेंट जब आपके पास आता है क्लिनिक पे, तो जो भी सिम्टम वो बता रहा है वो सारे के सारे सिम्टम्स का रिकॉर्डिंग किया जाता है। कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है? जैसे कि जैसे पेशेंट बताता है उसके लैंग्वेज वाइज, उसके बिहेव वाइज, उसके एटीट्यूड वाइज, जिस तरीके से पेशेंट अंदर आ रहा है, जिस तरीके से अपने आप के सिम्टम्स को एक्सप्लेन कर रहा है, वो सारी चीजें नोट की जाती है। वो सारा प्रोसेस केस टेकिंग का होता है। और ये केस टेकिंग क्यों की जाती है? ताकि हम उस पर्सन को इंडिविजुअलाइज कर सके और उसके लिए करेक्ट सिमिलिमम ढूंढ सके। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस फॉर व्हाट? डिजीज का डायग्नोसिस केस टेकिंग से हम नहीं करते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन, एग्जैक्टली, आप केस टेकिंग कर रहे हैं, सिम्टम्स ले रहे हैं, मेंटल सिम्टम ले रहे हैं, फिजिकल ले रहे हैं, पर्टिकुलर्स ले रहे हैं, हिस्ट्री वाले सिम्टम्स ले रहे हैं, अनकॉमन सिम्टम्स हम उसमें से छाट रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इंडिविजुअलाइजेशन करना है। इंडिविजुअलाइजेशन इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द होम्योपैथिक थेरापेटिक फॉर द एप्लीकेशन प्रोवाइड द क्योर टू द पेशेंट। ठीक है, अब प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस के लिए जरूरी है केस टेकिंग। बताइए हेल्प करती है कि नहीं करती है? प्रोग्नोसिस क्या होता है? प्रोग्नोसिस क्या होता है? जब कोई पेशेंट आपको सिम्टम बता रहा है, उस सिम्टम के बेस पे आप उस पर्सन की सिचुएशन को बता सकते हैं कि ये जो केस है, इसके जो सिम्टम्स हैं, ये जो एबनॉर्मलिटीज बता रहा है, वो रिवर्सिबल फॉर्म में है या इरिवर्सिबल फॉर्म में है। और ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डिसाइड करेगा कि ये पेशेंट को कहां तक, किस लेवल तक हम क्योर कर सकते हैं। क्या हम उसको परमानेंट क्योर कर सकते हैं? क्या हमें पेलिएटिव करना है, या हमें उसको टेम्परेरी रिलीफ देते हुए पेशेंट को सेटिस्फाई, मतलब आप ट्रीट कर सकते हो, क्योर कर सकते हो, केवल सिम्टोमेटोलॉजिकल रिमूवेशन ऑफ द सिम्टम्स करके। ठीक है, तो प्रोग्नोसिस भी हमें हेल्प नहीं करेगा। जो मेन है केस टेकिंग का काम होता है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअलाइज करना। ठीक, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोग्नोसिस ऑफ द थर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द कैंट? बताओ। मैंने आपको बताया था कि 12th ऑब्जर्वेशन जो कैंट की थी, उसकी जो शुरू की 3 ऑब्जर्वेशन है, उसमें एमिलियोरेशन, एग्रावेशन पहले आएगा, एमिलियोरेशन बाद में आएगा। पहली वाली जो कैंट ऑब्जर्वेशन थी उसमें क्या था? प्रोलोंग्ड एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट, यानी कि उसका प्रोग्नोसिस ठीक नहीं होता है।
ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं, सुपरफिशियल मेडिसिन देते हैं, डीप एक्टिंग रेमेडी नहीं देते हैं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है। इरिवर्सिबल केस होने की वजह से उसका प्रोग्नोसिस बैड होता है। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ी थी, लॉन्ग एग्रावेशन बट फाइनली इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट, धीरे 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 पेशेंट को आराम मिलने लग जाता है काफी लंबे एग्रावेशन पीरियड को कवर करने के बाद। तो यहां पर प्रोग्नोसिस गुड है। तीसरी जो थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है जिसमें क्या था, एग्रावेशन शॉर्ट क्विक एंड शॉर्ट है स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन होता है लेकिन थोड़े समय के लिए होता है और बहुत शॉर्ट, बहुत जल्दी से आ जाता है। तो ये जो केसेस होते हैं ना, ये कौन से केसेस होते हैं जिसमें थर्ड ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल डिरेंजमेंट पर्सन में पाया जाता है, किसी भी तरीके की कोई पैथोलॉजी नहीं होती है। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं उसमें जब आप करेक्ट सिमिलिमम दोगे तो क्या होगा, प्रोग्नोसिस गुड है। गुड, बैड, वेरी गुड और वेरी बैड। अब आपको बताओ गुड बताना है कि वेरी गुड बताना है? गुड और वेरी गुड। अगर फंक्शनल डिस्टरबेंसेस किसी भी केस में पाया जाता है तो वहां पर चांसेस क्योर के ज्यादा होते हैं। तो जब चांसेस क्योर के ज्यादा है तो इसका प्रोग्नोसिस वेरी गुड होगा, ना कि गुड होगा। तो इसका आंसर होगा वेरी गुड। ठीक है, आगे चले, समझ आया? फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या थी कैंट की? नो एग्रावेशन, एमिलियोरेशन टू द पेशेंट, फुल टाइम एमिलियोरेशन। ये देखो, ये आ गई नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट को, ये एक और ऑब्जर्वेशन आ गई, फुल टाइम एमिलियोरेशन ऑफ द सिम्टम्स येट स्पेशल रिलीफ येट नो स्पेशल, नो स्पेशल। ठीक है, कौन सी ऑब्जर्वेशन है, कौन सी ऑब्जर्वेशन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड में एमिलियोरेशन, एग्रावेशन पहले आ रहा है, बाद में एमिलियोरेशन आ रहा है। फोर्थ के अंदर किसी तरीके का कोई एग्रावेशन नहीं है। फिफ्थ और सिक्स्थ में एमिलियोरेशन आ रहा है, उसके बाद में एग्रावेशन आ रहा है। सेवेंथ में भी एमिलियोरेशन आ रहा है, यानी कि फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, तीन एफोरिज्म में पहले एमिलियोरेशन है, बाद में एग्रावेशन का कंसेप्ट आएगा। तो फुल टाइम एमिलियोरेशन है लेकिन फिर भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है। कौन सा ऑब्जर्वेशन है? सेवेंथ ऑब्जर्वेशन। क्यों होता है ऐसा? ऐसा कौन से केसेस होते हैं जिसमें कि पेशेंट को एमिलियोरेशन तो होता है लेकिन फिर भी पेशेंट आराम, रिलीफ नहीं उसको मिलता है? कौन से केसेस हो सकते हैं बताइए? एमिलियोरेशन का मतलब होता है कि आराम आ रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ पर सिम्टम तो रिमूव हो रहे हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं है। तो ये जो कॉन्जेनाइटल डिजीजेस होती है ना कई पेशेंट में, जैसे दो में से एक ही किडनी है तो भैया ये इसको, ये तो उसकी डेवलपमेंटल डिफेक्ट है और इसमें एडेप्टेशन आ जाते हैं बॉडी के अंदर। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो सिम्टोमेटिक रिलीफ हम दे सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि सिम्टम्स, एबनॉर्मल सिम्टम्स को मेडिसिन देने के बाद, हाँ जी, हाँ पूनम बताइए, कुछ पूछना है? मेडिसिन देने के बाद अगर सिम्टम्स रिमूव हो रहे हैं लेकिन मेंटली, वीडियो स्टॉप हो गया है, ओके, अभी स्टार्ट है, अभी स्टार्ट है। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ, मेरी आवाज सही आ रही है आपको? वीडियो सही है, वीडियो ऑडियो क्लियर है? थंब इंप्रेशन से आप साइन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं स्क्रीन पे, ओके। तो मैं बता रही थी कि जो सेवेंथ कैंट ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या होता है, एमिलियोरेशन आता है। क्यों आता है? क्योंकि सिम्टम्स, एबनॉर्मल सिम्टम्स को आप मेडिसिन दे करके, सिमिलिमम दे करके आराम दे सकते हो लेकिन मेंटल रिलीफ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें डेवलपमेंटल डिफेक्ट है। दो किडनी होती है नॉर्मली, लेकिन पर्सन, पेशेंट को एक ही किडनी है। तो जो किडनी या ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स बताएगा वो उसको मेडिसिन देंगे तो एमिलियोरेशन तो आ जाएगा लेकिन मेंटली रिलीफ नहीं मिलता है। इसलिए
और ये किसमें बताया, 7th एफोरिज्म में। आगे चलते हैं। देखो ये ऐसे केसेस जो होते हैं ना, इनक्योरेबल केस होते हैं। सेवंथ ऑब्जर्वेशन वाले जो केसेस होते हैं ये इनक्योरेबल केस होते हैं, इसको आप कभी भी परमानेंट क्योर नहीं दे सकते। कर सकते हो, किसी के एक ही किडनी है तो आप क्या दूसरी किडनी क्रिएट कर सकते हो मेडिसिन दे करके, नहीं ना, इसलिए ऐसा बोला है। इनक्योरेबल केसेस, लेटेंट एडवांटेज, ऑर्गेनिक चेंजेस, एंड ड्रग इज पार्शियली सिमिलिमम और एक्टिंग पेलिएटिव। ऐसे केस में जो हम मेडिसिन देते हैं वो पेलिएटिव मेडिसिन होती है, सप्रेशन नहीं होता, पेलिएशन होता है। पेलिएशन मींस द टेम्परेरी रिलीफ ऑफ द सिम्टम, ठीक है। द एक्शन ऑफ द मेडिसिन अपॉन द प्रूवर, अब ये कौन सा ऑब्जर्वेशन है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्रावेशन पहले, एमिलियोरेशन बाद में। फोर्थ में कोई एग्रावेशन नहीं है, एमिलियोरेशन है। फिर फिफ्थ सिक्स सेवंथ में एमिलियोरेशन पहले है और बाद में एग्रावेशन की कहानी है, ठीक है। फिफ्थ सिक्स एंड सेवंथ, एट्थ नाइन्थ 10 11 और 12, बाद की जो 5 ऑब्जर्वेशन है उनको कैसे याद करोगे, जैसे सेवंथ में मैंने बताया आपको, एट्थ नाइन्थ में बताया कि प्रूवर के ऊपर जब आप मेडिसिन देते हो, कोई भी प्रूवर है जिसपे प्रूविंग की गई है, तो प्रूवर कौन होते हैं होम्योपैथी में, हेल्दी ह्यूमन बीइंग होते हैं, ठीक है। तो जब प्रूवर पे मेडिसिन देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, क्या आना चाहिए बताओ। ऐसे केसेस के अंदर कैंट ने क्या ऑब्जर्व किया था, जब किसी भी प्रूवर को डिजीज कंडीशन में या सिकनेस में कोई मेडिसिन दी जाती है तो ऐसे प्रूवर्स को बेनिफिशियरी इफेक्ट होते हैं। उसकी कोई पुरानी बीमारी भी होगी ना तो वो ठीक हो जाती है, हेल्पफुल होते हैं, बेनिफिशियरी होते हैं। ये बताया कौन सी ऑब्जर्वेशन है, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन क्लियर है। Symptoms belong to the drug pathogenesis, correct remedy. No new symptoms do not belong to the drug pathogenesis and drug symptoms may be missed by proving. जब प्रूविंग होती है ना उस समय वो जो सिम्टम पेशेंट में जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं एबनॉर्मल, वो भी रिमूव हो जाते हैं, इसीलिए वो बेनिफिशियरी होती है उसके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डॉक्टर हेनीमैन रोट द बुक मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। कल की क्लास में मैंने बताया था मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस कौन से ईयर में, कल की क्लास में मैंने बताया था। बार बार जब कोई चीज रिपीट होती है ना तो ये याद हो जानी चाहिए। 1810 में क्या था, फर्स्ट एडिशन। 1810 में क्या था, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का फर्स्ट एडिशन किया था 1810 में। 1805 में क्या था, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस बताई गई थी डॉक्टर हेनीमैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The word homeopathy is derived from German, Latin, Greek, French। बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, पता है क्या होता है, यहाँ तो आप लोग याद कर लेते हो, लेकिन जब मेन एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन आता है ना, दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम दिस लैंग्वेज या दिस वर्ड, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप ना सिंपल सी चीज याद, इसको याद रखने का एक तरीका है, होम्योपैथी कहाँ से आई थी, जर्मनी से, ठीक है। तो याद रखना कि होम्योपैथी जो वर्ड है, ऑर्गन का ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, ग्रीक, जर्मन की लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, ग्रीक क्या है बताओ, ग्रीक, ग्रीक, इसका याद रखना ग्रीक। दो ही तरीके की लैंग्वेज ज्यादातर यूज की गई है अपने यहाँ ना, कोई कोई वर्ड आएंगे मटीरिया में भी आपको बहुत सारे वर्ड देंगे, ये वर्ड कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड है, ये वर्ड कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड है, लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड, दो वर्ड, दो लैंग्वेज बार बार आती है, लैटिन और ग्रीक। एक आध दो कहीं आपको जर्मन लैंग्वेज सुना समझ में आएगी, एक आध दो जगह दिखाई देगी, तो मेन जो है वो है ग्रीक, ग्रीक। अब देखो कंफ्यूज मत होना कि जर्मनी होम्योपैथी जर्मनी तो हम जर्मन लैंग्वेज लिखते हैं, नहीं, ग्रीक वर्ड है, क्या है, होम्योपैथी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड।
ऑर्गेनन, सॉरी ऑर्गेनन, ऑर्गेनन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड ऑर्गेनम। किसने दिया था? बेकन, बेकन ने दिया था। आगे आएगा, ये भी आएगा, ठीक है। ऑर्गेनन ग्रीक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनम, ऑर्गेनम। लिटरेटिव वर्क, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट एंड सिस्टम ऑफ लॉजिक, ठीक है। ये देखो, ग्रीक फिलोसोफर है, ग्रीक फिलोसोफर है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने ये वर्ड दिया था ऑर्गेनम। द वर्ड वाज फर्स्टली यूज्ड बाय ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इन हिज वेरियस ट्रीटाइज ऑन लॉजिक, ठीक है। ये जो ग्रीक फिलोसोफर थे, जिनका जो जो टाइम पीरियड था वो था 384 से लेकर 312 बीसी। ये इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये ग्रेट फिलोसोफर हुआ करते थे। आप लोगों ने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर एंड फाइनल ईयर के अंदर। एरिस्टोटल, इन्होंने ये वर्ड दिया था ऑर्गेनल, ठीक है। और वहीं से डिराइव हुआ था, वहीं से हैनीमैन ने इस वर्ड को एक्सेप्ट किया था और फिर अपनी बुक में इसका नाम दिया। नोवा ऑर्गेनम वाज रिटन बाय, अब देखो फिर से आ गया, फिर से ये क्वेश्चन, नोवा ऑर्गेनम ये क्या है? ये भी आप लोगों ने लॉजिक वाले उसमें पढ़ा होगा बुक में। नोवा ऑर्गेनम बेकन ने दी थी, बेकन की थ्योरी थी, लॉर्ड बेकन, लॉर्ड फ्रांसिस बेकन। नोवा ऑर्गेनम, ठीक है। फिर वापस देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट क्वेश्चन है ना उनको फटाफट फटाफट आगे करेंगे, नहीं तो फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ऑडियोस्फीयर कल ही बताया था मैंने, ऑडियोस्फीयर डेयर टू बी वाइज कौन सा शब्द है? अब देखो लेटिन, इसको याद करने के तरीके कुछ है आपके पास? कीज है, कुंजीज, ऑडियोस्फीयर, ओहो, ऑडियोस्फीयर हारिस ने दी थी, और ये है लैटिन ऑडियोस्फीयर, ठीक है। इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडिया अबाउट हाइड्रोजनोइड, कार्बोजनोइड, ऑक्सीजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय, ये जो तीन तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन है आपने फिलोसफीज की बुक में पढ़े होंगे, ग्रेवल्स के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन है, हाइड्रोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्सीजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन और कार्बोनाइट्रोजनोइड कार्बोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन। कार्बोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के कंपाउंड ज्यादा होते हैं बॉडी के अंदर, तो ये जितने भी सोरा मियाजिन के लोग होते हैं ना, उसके अंदर ये कार्बोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है, ठीक है। और कल की क्लास में मैंने बताया था सिफिलिस का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीजन बॉडी में ज्यादा होती है, यानी जिसकी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा होती है वहां डिस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो सिफिलिटिक मियाजिन में आ जाता है। तीसरा जो होता है हाइड्रोजनोइड, हाइड्रोजनोइड का मतलब जहां वाटर कंटेंट बॉडी में हाइड्रोजन और वाटर कंटेंट को कंज्यूम करने की टेंडेंसी होती है, वो हाइड्रोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। तो कंज्यूमर जो बॉडी होती है वो होती है साइकोटिक मियाजम की, ठीक है। तो तीनों मियाजम, ये मियाजम दिए थे ग्रेवल ने। कार्बोजिनोइड होता है सॉरिक मियाजम, ठीक है। और दूसरे जो मैंने बताए थे हाइड्रोजनोइड होते हैं साइकोटिक मियाजम, और ऑक्सीजनोइड होते हैं सिफिलिटिक मियाजम। दो क्वेश्चन मैंने इसी क्वेश्चन में बता दिया। ये देखो, कार्बन नाइट्रोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, एन एक्सेस ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन कैरेक्टराइज्ड, कार्बन नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट, हैनीमैन्स का कौन सा मियाजम? सोरा मियाजम। हाइड्रोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? मेरी आवाज सही आ रही है? वीडियो रुक रहा है, ओके। अभी सही है? अभी वीडियो सही आ रहा है? आवाज क्लियर है मेरी? ऑडियो क्लियर है? शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हुए। ग्रेवल्स ने तीन कॉन्स्टिट्यूशन दिए थे, कार्बोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्सीजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन और हाइड्रोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, हु वाज वर्कड ऑन चैप्टर रिलेशनशिप ऑफ द रेमेडीज। अब ये वर्ड कहां पढ़ा था आपने? कहीं कहीं आपने रेपेटरी जब पढ़ी होगी, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा होगा,
तो वहां पर आप लोगों ने रिलेशनशिप ऑफ द रेमेडीज के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। किसने दिए थे रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी? गिब्सन मिलर। वैसे ये ऑर्गेनन में कहीं नहीं मिलेगा, ये रेपेट्री का की बुक्स में आपने पढ़ा था। रिलेशनशिप ऑफ द रेमेडीज किसने दिया था? गिब्सन मिलर ने। आप मटेरिया मेडिका की बुक है ना बॉरिक की, उसमें जाके पीछे जाके देखोगे तो वहां भी लिखा हुआ है रिलेशनशिप ऑफ द रेमेडीज किसने दी थी? मिलर ने दी थी, गिब्सन मिलर। इसको याद करना है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। The causes of the disease action from causes of disease action is from। अब आप बताइए, सोचिए कि डिजीज क्या होती है। हमने डिजीज के बारे में क्या पढ़ा था? जब कोई भी एक्सटर्नल पॉजिटिव फैक्टर या मॉर्बिफिक एजेंट किसी भी पर्सन की बॉडी में जाता है तो वो क्या करेगा? नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेगा, वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करेगा। वहां से वाइटल फोर्स जो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा था उसको क्या डिस्टर्ब करके क्या करेगा? एबनॉर्मल करेगा। जब एबनॉर्मल फंक्शनिंग होगी तो एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम आएंगे, और जब एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम आएंगे तो क्या होगा? बॉडी आउटवर्डली रिफ्लेक्ट करेगी, जिसको हम डिजीज कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन हो गई डिजीज की, जो कि हमें एनीमन ने कौन से एफोरिज्म में बताई है? बताओ डिजीज को। 9th एफोरिज्म, 9, 10 जहां वाइटल फोर्स बताया ना वहां का डिजीज का डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब कोई भी डिजीज बाहर आ रही है, सरफेस पे आ रही है, एक्सटर्नली दिखाई दे रही है, इसका मतलब कब होगा ऐसा? जब इंटरनल चेंजेस आएंगे। तो सेंटर टू सर्कमफ्रेंस, सेंटर टू सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस टू सेंटर का मतलब सरफेस से कोई बीमारी अंदर की तरफ जा रही है, सरकम्स टू सेंटर, जो कि ऐसा नहीं होता है। डिजीज कहाँ आती है? डिजीज अंदर से बाहर आ रही है, इंटरनल डेविएशन की वजह से एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो सेंटर टू सर्कमफ्रेंस, बिलो अपवर्ड, नीचे से ऊपर कोई भी बीमारी ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर आती है, ऊपर से नीचे जाती है। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने कल भी क्लास में आपको बोला था, परसों भी आपको बोला था कि जब भी एमसीक्यूज कोई क्वेश्चन आते हैं, इवन कोई भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसको क्लियरली पढ़ना है, उसको समझना है कि वो क्या पूछ रहा है, उसके बाद उसके आंसर पे फोकस होना होता है। कई बार हम सुपरफिशियली क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर टिक कर देते हैं और पता चलता है कि आंसर हमने गलत कर दिया है, क्योंकि हमने फोकस होकर के क्वेश्चन को नहीं पढ़ा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, कॉज ऑफ डिजीज एक्शन, cause of disease action is from center to circumference, center to periphery। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स आर द सिम्टम्स। बताइए ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स कितने तरीके के सिम्टम्स होते थे? सब्जेक्टिव सिम्टम्स और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। सब्जेक्टिव सिम्टम वो होता है जो कि पेशेंट खुद फील करता है, उसकी खुद की सेंसेशंस होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट ही बताता है। ये होते हैं सब्जेक्टिव सिम्टम्स, जिसमें बोलता है मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये किया, मेरे ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ क्योर इज अपोजिट टू द डिजीज एक्शन। यहां पर अभी क्योर की बात नहीं हो रही, यहाँ कॉज की बात हो रही है, ठीक है। और क्योर की डायरेक्शन भी वही होती है जो कि देखो जिस तरीके से सिम्टम आते हैं उसी तरीके से सिम्टम से जाते हैं, अकॉर्डिंग टू हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही सिम्टम्स डिसअपियर भी होंगे। ये कहता है हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स की। ऑब्जेक्टिव सिम्टम वो सिम्टम होते हैं जो कि पेशेंट भी बताता है, नहीं भी बताता है तो पेशेंट एक्सप्लेन करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिजिशियन, उसके अटेंडेंट बताते हैं, और आप किसी और से भी पूछेंगे कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, तो ऑब्जेक्टिव सिम्टम जो कि किसी दूसरे के द्वारा भी नोटिस किए जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स आर दोज सिम्टम्स नोटेड बाय रिलेटिव, यस करेक्ट, नोटेड बाय फ्रेंड, करेक्ट, नोटेड बाय द फिजिशियन, करेक्ट। दीज आर द ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर से वही एक चीज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, जो करेक्ट लगता है उसको टिक करना है। नेक्स्ट आ गया सब्जेक्टिव सिम्टम्स आर द सिम्टम्स विच आर नोटेड बाय सब्जेक्टिव सिम्टम्स। सिर्फ और सिर्फ पेशेंट ही बता सकता है उसकी फीलिंग, उसके सेंसेशन, उसकी प्रॉब्लम्स। पेशेंट, friend of the patient, relative of the patient, or the physician. The answer is only A. Subjective symptoms is related only to the patient. क्लियर है? आगे चलें।
पेशेंट पेशेंट के खुद के सिम्टम जो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट ही बता सकता है, ना ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, ना कोई रिलेटिव बता सकता है, ना कोई फ्रेंड बता सकता है। ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की होती है, सब्जेक्टिव सिम्टम्स की। और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं ये। यही वो सिम्टम होते हैं जो इंडिविजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। रेयर सिम्टम्स आर द सिम्टम्स। रेयर सिम्टम्स क्या होते हैं? कितने तरीके के सिम्टम्स पढ़े हैं आपने? PQRS पढ़ा है ना हमने, PQRS, रेयर सिम्टम्स। रेयर सिम्टम्स जो कि कॉमनली नहीं मिलते हैं, यानी कि अनकॉमन सिम्टम होते हैं। तो विच अपीयर इन एवरी बॉय, अनकॉमन है तो सब में नहीं मिलेंगे। अपीयर ऑन मैक्सिमम प्रूवर, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे क्योंकि रेयर है, अनकॉमन है, हर किसी में नहीं मिलेंगे, बहुत रेयरली मिलेंगे। अपीयर ओनली फ्यू प्रूवर, अपीयर ऑन 50% ऑफ प्रूवर। हम नहीं बोल सकते कि 50% में मिलेंगे, 60% में मिलेंगे, 30% में मिलेंगे, 1% में मिलेंगे, ये भी हम नहीं बता सकते। तो रेयर सिम्टम्स है वो रेयर कुछ ही प्रूवर्स में मिलेंगे, फ्यू प्रूवर्स में। तो आंसर शुड बी सी, रेयर सिम्टम्स सी। अब ये कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं रेयर सिम्टम्स? रेयर सिम्टम क्या होते हैं? वो इंडिविजुअलाइज करने में हेल्प करेंगे, किसी भी केस को इंडिविजुअलाइज करने में हेल्पफुल होते हैं रेयर सिम्टम्स। अब ये जो रेयर सिम्टम होते हैं, आप किसी भी पर्सन को, एक सिक को दूसरे सिक से डिस्टिंग्विश करने में किस चीज की हेल्प ले सकते हैं? हम मॉडलिटीज की ले सकते हैं। किसी की मॉडलिटी, किसी को ठंडे पानी से आराम मिलता है, किसी को ठंडे पानी से एग्रावेशन होता है, किसी को गर्म पानी से आराम मिलता है और गर्म पानी से किसी को एग्रावेशन होती है। ठीक है। दूसरा, मेंटल सिम्टम्स, किसी को मेंटल पीस, किसी को बात करने से आराम मिलता है, किसी को चुप रहने से आराम मिलता है, किसी को लोगों के साथ मिलकर के अच्छा लगता है, किसी को कंसोलेशन एग्रावेशन करती है। तो मेंटल सिम्टम्स, ये रेयर सिम्टम्स होते हैं जो कि इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सारे के सारे क्वालिफाइड, बेसिक और एब्सोल्यूट सिम्टम्स, स्ट्रेंज, रेयर, पिकुलियर सिम्टम्स which are help to the individualize the case, they are the rare symptoms। कॉमन नहीं होते हैं ये रेयर सिम्टम्स, कॉमन नहीं होते हैं, कुछ ही लोगों में मिलते हैं और हेल्प करते हैं इंडिविजुअलाइजेशन में। दो ही चीजें याद रखनी है इसमें। मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन अ केस टेकिंग, केस रिकॉर्डिंग इज टू ऑब्टेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब आप किसी भी केस टेकिंग के अंदर केस का रिकॉर्ड करते हैं तो ऐसा कौन सा डिफिकल्ट टास्क होता है जिसको आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते? बताइए। जो फिजिकल सिम्टम है, जो दिखाई दे रहे हैं, जो आप उसको लिख सकते हो, यहाँ दर्ज लोकेशन बता सकते हो, पर्सन की मोडालिटी बता सकते हो, फिजिकल अपीयरेंस बता सकते हो, डिजीज कंडीशन में किस तरीके की पैथोलॉजी क्रिएट हुई है वो आप बता सकते हो। ठीक है। लेकिन यानी फिजिकल सिम्टम हम बता सकते हैं, कॉमन सिम्टम हम बता सकते हैं, आसान है बताना। लेकिन मेंटल सिम्टम भी बताना आसान है। बताता है ना पेशेंट कि मुझे बहुत, कभी कभी मेरे को बहुत रोना आता है, मैं जब रो लेता हूँ मेरे आंसू आते हैं तो मुझे बेटर फील होता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं, आसान होते हैं, जो बताए जा सकते हैं। लेकिन जो रिकॉर्ड बनाना है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क केस टेकिंग के बाद आता है इंडिविजुअलाइजेशन करना। तो इंडिविजुअलाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स का रिकॉर्ड को ऑब्टेन करना, यही एक डिफिकल्ट टास्क है हमारी होम्योपैथी, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। और अगर इसको आपने कर लिया, इस आर्ट को आपने सीख लिया, तो एक अच्छे होम्योपैथ बन जाओगे। Most difficult task in a case recording is to obtain individualizing characteristic symptom। मेन काम है, इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन बहुत हार्ड भी है। इसको सीखना है, यही आर्ट है हमारी होम्योपैथी का। इस थेरेपेटिक को अप्लाई करने के लिए सबसे अच्छी जो चीज, जो सबसे अच्छा हुनर है, केस, तभी तो कहते हैं केस टेकिंग, प्रॉपर केस टेकिंग आधा केस को क्योर कर देती है। आपने लाइन पढ़ी है ना केस टेकिंग वाले एफोरिज्म्स में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ऑफ द होम्योपैथिक केस टेकिंग क्या होता है? होम्योपैथिक पता है ना, सिम्टम। केस टेकिंग में क्या करते हैं? सिम्टम कलेक्ट करते हैं और इंडिविजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं। टू गेट आइडिया अबाउट द कॉमन सिम्टम, कॉमन सिम्टम लेते हैं हम केस टेकिंग में? नहीं। टू गेट आइडिया अबाउट मेंटल सिम्टम्स, ओनली मेंटल सिम्टम्स? नो। टू गेट आइडिया अबाउट सिम्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि फिजिकल सिम्टम? नो। टू ऑब्टेन इंडिविजुअल पिक्चर ऑफ द डिजीज। क्यों? हमारी जो केस टेकिंग होती है ना वो एलोपैथिक वालों से
थोड़ा सी डिफरेंट होती है। एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट, आप देखो जब आईपीडी में कोई पेशेंट जाता है ना हॉस्पिटल के अंदर, तो उनका भी एक केस रिकॉर्डिंग परफॉर्म होता है, वो भी सिम्टम्स लिखते हैं, लेकिन उनके सिम्टम क्या होते हैं, फिजिकल लेवल पे होते हैं। ये लोकेशन है, ये पैथोलॉजी है, यहाँ ये उसका वाइटल पैरामीटर्स है, और ये इसके फिजिकल्स वो लिख लेते हैं, पल्स, फीवर, टेम्परेचर, बीपी, ये वो फलाना, ये सारी चीजें ये उनके केस रिकॉर्ड का पार्ट होती है। लेकिन हमारी जब होम्योपैथी में जब हमारे पास पेशेंट आता है, जो हम इसकी केस टेकिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका हेड टू टो पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं, सारे सिम्टम लेते हैं, सर से लेकर के नीचे तक, एडी से लेकर चोटी तक। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि हम उस पर्सन की इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं, उसकी इंडिविजुअल पिक्चर निकालते हैं, ताकि हम उसके लिए स्पेसिफिक रेमेडी निकाल सके। स्पेसिफिक रेमेडी एक वर्ड आप अभी आगे सुन पढ़ोगे, आगे भी आएगा, और आपके अगले एफोरिज्म्स में भी बताया गया स्पेसिफिक रेमेडी क्या होती है। तो टू ऑब्टेन इंडिविजुअल पिक्चर ऑफ द डिजीज, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है किसका, केस टेकिंग का। ऑब्जेक्ट ऑफ द होम्योपैथिक केस टेकिंग टू ऑब्टेन द इंडिविजुअल पिक्चर। 98 एफोरिज्म में बताइए ये चीज। His investigation of the true complete picture and peculiar demands especially circumference knowledge of the human nature, caution in conducting the inquiry and patience in an eminent degree। ठीक है, समझ आई, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एफोरिज्म डॉक्टर हैनीमैन हैज given idea about homeopathic specific, देखो आगे ना स्पेसिफिक रेमेडी क्या होती है। स्पेसिफिक रेमेडी देखो, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि थोड़े थोड़े मोटे मोटे अगर आप एफोरिज्म याद रखोगे तो उसके आसपास के एफोरिज्म आपको याद रहेंगे। 18th एफोरिज्म, 17th एफोरिज्म मैंने आपको बताया था, थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का 71 to 70 एफोरिज्म कंप्लीट होता है। ठीक है, 71 एफोरिज्म में 3 इंपॉर्टेंट नॉलेज, 3 इंपॉर्टेंट रिक्विजिट नॉलेज के बारे में बताया गया है फिजिशियन के लिए। क्या होती है, पहली नॉलेज अबाउट द डिजीज, दूसरा नॉलेज ऑफ द मेडिसिन, और तीसरा रिपीटेशन ऑफ द डोज। आप किस तरीके, मोड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द मेडिसिन एंड डिजीज। 71 एफोरिज्म। उसके बाद आता है 147 एफोरिज्म। कल हमने पढ़ा था केस टेकिंग के सारे एफोरिज्म हमारे कहां से होते हैं, 83 से 104 तक, और 105 से लेकर के 149 तक के जो एफोरिज्म है उसमें क्या आ रहे हैं सारे के सारे, बताओ। ड्रग प्रूविंग के एफोरिज्म आ रहे हैं। अब ड्रग की बात हो रही है, प्रूविंग की बात हो रही है, और हम पढ़ रहे हैं रेमेडी के बारे में, तो रेमेडी वाला रिलेटेड टू 147 एफोरिज्म। 147 स्पेसिफिक रेमेडी क्या होती है, स्पेसिफिक रेमेडी का मतलब होता है कि ये वो दवाई जो कि किसी स्पेसिफिक केस के लिए स्पेसिफिक होती है। अब कोई भी केस स्पेसिफिक कब होगा, जब आप उसको इंडिविजुअलाइज कर लोगे। 4 मरीज आपके पास माइग्रेन के आ रहे हैं, 4 मरीज आपके पास माइग्रेन के आ रहे हैं, माइग्रेन के कॉमन सिम्टम्स चारों में सेम है, लेकिन चारों को दवाई सेम नहीं दे सकते हैं। किसी को नेट्रम्यूर जाएगी, किसी को बेलाडोना जाएगी, किसी को सैंगुनेरिया जाएगी, किसी को स्पाइजीलिया जाएगी। डिपेंड किस पे डिपेंड करेगी, उनकी खुद के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक पे, अनकॉमन सिम्टम पे। समझ आ रही चीज। तो जो अनकॉमन या रेयर केस या इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम किसी केस के निकलेंगे, तो वो केस क्या होगा, एक स्पेसिफिक केस हो जाएगा, और उसकी एक स्पेसिफिक रेमेडी निकलेगी। तो हर एक केस की एक स्पेसिफिक रेमेडी होती है, ये बताया 147 एफोरिज्म में हैनीमैन ने। स्पेसिफिक रेमेडी, ऐसे ही एक वर्ड आप पढ़ोगे डिजायर्ड रेमेडी, ये भी इसके आसपास के एफोरिज्म में ही है। 147, 148, 146 डिजायर्ड रेमेडी। डिजायर्ड रेमेडी का मतलब क्या होता है, ये वो दवाई होती है जो कि उस केस के लिए रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम स्पेसिफिक रेमेडी भी बोल सकते हैं। टर्म अलग अलग है, अगर मेन इंटेंट देखें तो एक ही चीज है, सिमिलिमम, दोनों इसी मिनिमम की बात कर रहे हैं। टर्मिनोलॉजी में थोड़ा अपनी भावनाओं को डालते हुए दोनों वर्ड यूज किए हैं हैनीमैन ने, स्पेसिफिक रेमेडी और डिजायर्ड रेमेडी। डिजायर्ड रेमेडी, ठीक है, ध्यान रखना, आगे आएगा एक्सप्लेन करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रॉट द एनालॉजी ऑफ कंप्लीट सिम्टम विद लोकेशन सेंसेशन, बताइए। कल क्वेश्चन, ये कल वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। कंप्लीट सिम्टम किसने दिया था, लोकेशन सेंसेशन कॉन्कॉमिडेंट मॉडालिटी,
बॉर्निंग हसन ने दिया था, याद है सबको? नहीं है तो आज याद हो जाएगा, फिर से रिवीजन हो रहा है, रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। कंप्लीट सिम्टम किसने दिया था? बॉर्निंग हसन ने दिया था। ये देखो, बॉर्निंग हसन, लोकेशन, सेंसेशन, कंकॉमिटेंट मोडालिटी, ठीक है। आउटवर्ड रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज, सेम, फिर से वही। कौन सा एफोरिज्म जिसमें डिजीज को एक्सप्लेन किया है? कौन सा एफोरिज्म बताओ? डिजीज को कौन से एफोरिज्म में एक्सप्लेन किया है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में? एफोरिज्म नंबर 7। देखो, ये देखो, आउटवर्ड रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज, किसी भी पॉजिटिव फैक्टर के कारण इंटरनल डेविएशन होता है, इंटरनल एबनॉर्मल फंक्शनिंग होती है, और आउटवर्डली बॉडी के थ्रू वो सिम्टम्स के द्वारा एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्रेस करेगा, जिसको हम डिजीज कह रहे हैं। आउटवर्ड रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज, ये हो गए ऑब्जेक्टिव सिम्टम, सब्जेक्टिव सिम्टम्स, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, नन ऑफ द। सब्जेक्टिव सिम्टम और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स के बारे में मैंने क्या बताया था? ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स जो कि अटेंडेंट बताते हैं, जो फिजिशियन खुद ऑब्जर्व करता है, और फिजिशियन पेशेंट भी बताता है। सब्जेक्टिव सिम्टम जो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट बता सकता है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या होता है? टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में सारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, उसके हैबिट आता है, उसके सोशल, ये देखो, इसके बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सेवेंथ एफोरिज्म, जिसमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स किसी भी पेशेंट की डिजीज को एक्सप्लेन करता है आउटवर्डली। टोटलिटी ऑफ सिम्टम, इसका आंसर है टोटलिटी ऑफ सिम्टम, ठीक है। एफोरिज्म नंबर 7, द कंडीशन इन विच अफेक्ट और मॉडिफाई अ सिम्टम कॉल्ड, किसी भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को अफेक्ट कर रही है या उसको मॉडिफाई कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? मॉडिफाई। जहां मॉडिफाई वर्ड आता है ना, मॉडालिटी से रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर हो गया मॉडालिटी, सिंपल सा। क्या रिपीट करना है पूनम? कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है? कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है? नंबर बताओ। जब आपने मटेरियल मेडिका पढ़ी थी, उसमें बताया होगा कंडीशन, ये मॉडालिटी की डेफिनेशन, कंडीशन विच अफेक्ट और मॉडिफाई द सिम्टम इज कॉल्ड मॉडलिटीज, ठीक है, गुड, डी आंसर। आगे चले। टोटलिटी ऑफ सिम्टम वाज इंट्रोड्यूस इन कौन सा एफोरिज्म? फिर से आ गया रिपीट। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा ना सेवेंथ एफोरिज्म, टोटलिटी ऑफ सिम्टम और एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज ऑफ द डिजीजेस, सिक्स्थ और सेवेंथ एफोरिज्म। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स इंट्रोड्यूसर, ठीक है। मेन क्योर इज अफेक्टेड बाय, बताओ प्राइमरी एक्शन, बताओ क्योर क्या होती है, क्योर कैसे होती है? जब कोई एक्सटर्नल मॉर्बिफिक एजेंट बॉडी में आता है, तो उसने किसको डिस्टर्ब किया? वाइटल फोर्स को, नेचुरल डिजीज क्रिएट करी, क्या हुई? नेचुरल डिजीज क्रिएट हुई। तो नेचुरल डिजीज कैसे आई? प्राइमरी एक्शन ऑफ द मॉर्बिफिक एजेंट। और अगर आप क्योर कर रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको नेचुरल डिजीज दे रहे हैं। वो नेचुरल डिजीज जब बॉडी के अंदर जा रही है, तो वो क्या है? प्राइमरी एक्शन। 59 क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था? 59 क्वेश्चन क्या था? ओके, ये समझाना है। देखो, सिम्टम्स के बारे में बताया कि आउटवर्ड रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज, ये वाइटल फोर्स के बारे में बता रहा है, ये डिजीज के बारे में बता रहा है, सेवेंथ एफोरिज्म में बता रहा है। हमने क्या पढ़े? ऑब्जेक्टिव सिम्टम। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं? जो कि फिजिशियन ऑब्जर्व करता है, जो कि पेशेंट का अटेंडेंट बताता है, उसके साथ उसकी कोई फ्रेंड है या कोई उसकी फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, वो उसकी डिजीज के बारे में। कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं ना, पेशेंट नहीं बता पाता लेकिन उसके अटेंडिव बताते हैं,
इन केस ऑफ अगर आपके पास 5 साल का या 4 साल का बच्चा लेकर के कोई माँ आ रही है, बच्चा थोड़ी बताएगा क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं हो रही है, उसकी माँ ही तो बताएगी उसके सिम्टम। वो होते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सिम्टम। ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, ऐसे पेशेंट जो बोल नहीं पाते, अपनी बीमारी नहीं बता पाते, तो उनकी बीमारी को एक्सप्लेन कौन करता है? उसका अटेंडेंट करता है, उसका फैमिली मेंबर करता है। वो सारे होते हैं ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। और कुछ चीजें फिजिशियन खुद देख करके ऑब्जर्व करता है कि इसको ये भी प्रॉब्लम है, इसको ये भी प्रॉब्लम है। सब्जेक्टिव सिम्टम वो होते हैं जो कि पर्सन खुद अपने बारे में बताता है, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है, अपने सेंसेशंस के बारे में बताता है, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, जो सिर्फ और सिर्फ वो ही बताता है, वो ही फील कर सकता है। ये होते हैं सब्जेक्टिव सिम्टम। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज इंटरनली चेंज होने की वजह से सरफेस पे दिखाई दे रही है किसी की बॉडी के थ्रू, वो सब्जेक्टिव भी हो सकती है, वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है। तो दोनों मिलकर के क्या, जो इसको हम क्या बोलेंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। जब आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बारे में पढ़ते हो तो आप उसके 7 पॉइंट है, 7th एफोरिज्म में जाकर के खोल के देखना, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के 7 पॉइंट कौन कौन से हैं। उसमें आते हैं सब्जेक्टिव सिम्टम भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव सिम्टम भी आते हैं, सोशल सर्विस भी आती है, उसके रिलेशंस भी आते हैं, उसका जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कोई सिम्टम होते हैं तो वो भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। सारी तो टोटलिटी ऑफ दीज आर दी पार्ट ऑफ द टोटलिटी ऑफ सिम्टम। तो इसका आंसर होगा टोटलिटी ऑफ सिम्टम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम चल रहे थे, प्राइमरी एक्शन। क्योर इज इफेक्टेड बाय, किसी भी पेशेंट की क्योर कैसे इफेक्ट होगी, क्योर कैसे आएगी? क्योर कैसे आएगी? जब आप सिम्टम्स को रिमूव करोगे तो क्योर आती है। ये समझ में आती है चीज? किसी भी पेशेंट में सिम्टम आ रहे हैं, एबनॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं, एक्सटर्नली डिजीज के रूप में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो वो जब सिम्टम रिमूव होंगे तो क्योर आएगी। तो इनका क्वेश्चन है क्योर इज अफेक्टेड बाय प्राइमरी एक्शन ऑफ सिमिलर मेडिसिन। प्राइमरी एक्शन ऑफ सिमिलर मेडिसिन किस पे होती है? प्राइमरी एक्शन किसका होता है? मेडिसिन का होता है। किस पे होता है? वाइटल फोर्स पे होता है। और सेकेंडरी एक्शन किसका होता है? वाइटल फोर्स का होता है। काउंटर और क्यूरेटिव, क्यूरेटिव एक्शन। अब बोथ प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन ऑफ द सिमिलर मेडिसिन। और चौथा जो है वो है कॉन्जॉइंट एक्शन। कॉन्जॉइंट एक्शन मतलब प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? क्योर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योर क्यों आ रही है? क्योर आती है हमेशा सेकेंडरी एक्शन से। क्योर कैसे होती है? आपने पढ़ा था ना, प्राइमरी एक्शन इज द एक्शन ऑफ द मेडिसिन, सेकेंडरी एक्शन इज द एक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स के दो एक्शन होते हैं, दो टाइप से बताता है, एक काउंटर एक्शन होता है, क्यूरेटिव एक्शन होता है। तो क्योर इज अफेक्टेड बाय द सेकेंडरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन ऑफ द सिमिलर मेडिसिन। समझ आ गई चीज? सेकेंडरी एक्शन, इसका आंसर होगा सेकेंडरी एक्शन। आगे चले, सरोगेट। सरोगेट क्या होते हैं? सरोगेट इज अ सब्स्टिट्यूट। क्या होम्योपैथी में सरोगेट एप्लीकेबल है? नहीं है। अब देखो, इसको भी याद करने का तरीका बताती हूँ। 116 117 इडियोसिंक्रेसी पढ़ा था हमने, 118 में एग्जाम्पल है और 119 में सब्स्टिट्यूट बता रखा है। ये दवाई नहीं चलेगी तो इसकी जगह दूसरी दे दो। पैरासीटामोल बुखार में नहीं है, खत्म हो गई, नहीं मिल रही है तो सुमो दे दो। होम्योपैथी में नहीं चलती है। होम्योपैथी में अगर जलसीमियम का पेशेंट फीवर, जलसीमियम के फीवर आ रहे हैं तो जलसीमियम ही देना है वहां। फेरम मेटालिकम फीवर, सिंकोना के फीवर के सिम्टम है तो सिंकोना ही जाएगी। आर्सेनिक के सिम्टम है तो आर्सेनिक ही जाएगी। देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एनी काइंड ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी। किसी भी डिजीज कंडीशन में सरोगेट सब्स्टिट्यूट। ये बताया 119 एफोरिज्म। उसके भी फुटनोट में बताया है, 119 के भी फुटनोट में सरोगेट के बारे में बताया, मेन एफोरिज्म में नहीं बताया है। इस चीज को याद रखिएगा। आगे चले, समझ आ रहा है? प्राइमरी एक्शन, वाइटल फोर्स, सेकेंडरी एक्शन। वाइटल फोर्स, secondary action of vital force, primary action of the medicine, primary action of the medicine, primary action और secondary action of vital force। ठीक है। आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीजेस क्या होती है भाई? क्रॉनिक डिजीज क्या होती है और आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज ये कहां से आ गए? दो तरीके की डिजीज आपने पढ़ी होगी, एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, क्रॉनिक डिजीज जो कि म्याज्म से रिलेटेड होती है, ग्रेजुअल ऑनसेट होती है। ठीक है,
कैसे ये बॉडी में आती है और कैसे खत्म होती है पता नहीं होता है। हेरिडिटरी डिस्क्रेजिया होता है, फंडामेंटल कॉज में आजम होता है। दीज आर द क्रॉनिक डिजीज। अब क्रॉनिक डिजीज भी 3 तरीके की होती है, आपने पढ़ा होगा। क्रॉनिक डिजीजेस, ओके, क्रॉनिक डिजीजेस 3 तरीके की होती है, स्यूडो क्रॉनिक डिजीज, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज और नेचुरल क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, स्यूडो क्रॉनिक डिजीज। अब क्वेश्चन आ रहा है आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज ये क्या होती है? आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, एफोरिज्म नंबर 74, द वर्स्ट काइंड ऑफ क्रॉनिक डिजीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द अनस्किलफुल एलोपैथिक फिजिशियन। ये आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीजेस होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, मतलब कि नेचुरल क्रॉनिसिटी कोई भी बीमारी। चलिए ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन ना हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप लोग ना पढ़ के आइएगा क्रॉनिक डिजीज, तो मैं आपको ना डिजीज का क्लासिफिकेशन विद एफोरिज्म थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आप पढ़ के आओगे तो समझा भी दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं और आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सब चीज समझ में आ गई होगी। कोई क्वेरी हो तो कल आप लेके आइएगा, मैं कोशिश करूंगी उसको एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू ऑल। सर वो आप मुझे हेल्प कर दीजिए क्लोज करने। यहाँ से लीव होता है सर। आए तो सही, सर गया था। इस आइकन में से आएगा शायद। औषधियों को कितने वर्ग में विभक्त किया है? धनवंतरि निघंटु के अनुसार औषधियों को कितने वर्ग में विभक्त किया गया है? तो कितने वर्ग में किया गया है? आ गया बिल्कुल 7 में, है ना? ऑप्शन 7 है।